डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया, यानी उनकी रूलिंग गलत थी। अदालत का काम है कि वो आइन और कानून की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और सबको इंतज़ार है 7:30 बजे का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फैसला महफूज कर लिया गया था अब से चंद घंटे पहले और ये एक तवील समाअत थी। तकरीबन 5 दिन से ये केस ज़ेरे समाअत रहा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती रही। आज खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी और अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया था। हर तरफ से इसमें दलाइल दिए गए, सबको सुना गया और उसके बाद फैसला महफूज किया गया। एक चीज़ जो बड़ी अहम नज़र आई आज की समाअत में, क्योंकि आज आखिरी दिन था समाअत का, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं, मैं दोहरा देता हूँ, रिमार्क्स हैं, फैसला आने का भी इंतज़ार है। रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि एक चीज़ वाज़े है, एक चीज़ तय है कि डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया, यानी उनकी रूलिंग गलत थी। लेकिन फिर साथ ये भी कहा कि अब ये देखना है कि मामला आगे कैसे बढ़ेगा। अब इसी हवाले से मैं देख रहा था कि एक तो इमरान खान साहब अपनी जो उनकी कानूनी टीम है उसके साथ बैठ चुके हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आ रही है कि जो भी फैसला आया हम उसको मानेंगे, हमारे लिए वो काबिल कबूल होगा जो भी फैसला आया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि अदालत सालिस नहीं है, अदालत इज्तिहाद नहीं कर सकती और अगर कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो असम्बलियाँ बहाल हों, इसके अलावा कोई भी फैसला आया तो हम नहीं मानेंगे। ये मौलाना साहब की बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है। अगर हम देखें शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने तो अल्लाह का वास्ता दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अल्लाह का वास्ता है आप असम्बलियाँ बहाल कर दें। अब हत्ता कि उनके वकील साहब ने जो कहना था कह दिया, लेकिन वो फिर भी वास्ते भी डाल रहे थे। और फिर उनसे यह भी पूछा गया कि जी इलेक्शन में जाने में क्या कबाहत है, तो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर बिलावल साहब का बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ तरामीम करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्शन में जाने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन पहले हमने तरामीम करनी है। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बयान आ गया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी 4 महीने हमें कम अज़ कम चाहिए, हम इससे पहले इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, ये अक्टूबर तक की बात जा रही है। अटॉर्नी जनरल का इस पर बयान आया है कि आइनी तौर पर पाबंद है इलेक्शन कमीशन, उसका काम ही है इलेक्शन करवाना, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम है आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पर। तो अब क्या इलेक्शन कमीशन भी नजर ज़रूरत के पीछे छुप रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पर मैं देख रहा था इतनी ज्यादा तनकीद, हर कोई चाह रहा है अपनी मर्जी का फैसला लेना। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये अब जिस फैसले का इंतजार हो रहा है, कितनी अजीब बात है कि हर कोई ये कह रहा है कि हमारे हक में होना चाहिए वरना हम नहीं मानेंगे। कम से कम चले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो स्टेटमेंट आई है कि जो भी फैसला होगा मानेंगे, लेकिन ये कितनी खतरनाक बात है कि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कभी हमें लगता है कि जो सियासतदान है वो अपना बोझ किसी तरह से अदालत पर फेंक देते हैं कि ये हमारे हक में फैसले दे। देखिए उसामा साहब, अदालत के जो कमेंट्स आते हैं, अदालत के जो रिमार्क्स आते हैं, उससे हर कोई अपना अपना नतीजा अखज़ कर रहा होता है। और असल चीज़ ये है कि कमेंट्स के ज़रिए से ये जो है उसके ज़रिए से गैस नहीं करना चाहिए। असल चीज़ ये है कि अदालत ने फ़ैसला करना है आइन और कानून की पासदारी से। अदालत का काम है कि वो आइन और कानून की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखे, उसको उसकी सुपरदारी होनी चाहिए। तो और ये भी है कि नज़रिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए। जब भी हम बुरे फ़ैसलों की बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ के स्याह फ़ैसले जो हैं वो सारे वही हैं जहाँ पर नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल हुआ। तो हर कोई ये चाहता है कि नज़रिया ज़रूरत जो है इसका तड़का ना लगे। अब अदालत के जो रिमार्क्स हैं जो आज सामने आए, उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर, जैसा से आपने भी कहा कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि जनाब जो रूलिंग है वो गलत है। अब मसला ये कि आगे क्या है, अगला कदम जो है वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अगला कदम मुल्की मफाद में होगा। रूलिंग ख़त्म करके देखेंगे कि आगे कैसे चलना है, और फिर वो जो वो सवालात कर रहे हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अब मसला ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि 7, आपने 4 माह कहा नहीं थी सर, उसने 7 माह की बात की है। वो अक्टूबर की बात कर रहा है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। अब चीफ जस्टिस जो है वो ये भी पूछ रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछ रहे हैं कि पहले तो आप ये कह रहे थे कि इंतखाबात करवाए जाएँ, अब आपने कलाबाजी खा ली है। हमेशा नए इंतखाबात की बात करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? अपोजिशन जो थी वो इलेक्शन
इलेक्शंस की बात करी थी, एकदम उसने जो कलाबाजी खाई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है। अब ये भी जज साहब ने ये भी कहा कि रूलिंग जो दी गई है इसकी वजह से असम्बली टूटी गई। रूलिंग ने असम्बली तोड़ने की राह को हमवार किया। अगर रूलिंग ना होती तो अदम एतमाद पे वोटिंग होती, और अदम एतमाद के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर है वो असम्बली नहीं तोड़ सकता। तो अब अदालत जो है वो अगला रास्ता देख रही है कि अगर वो रूलिंग गलत है तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं, या तो अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग हो जाए, और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होती है तो आगे आने वाली हुकूमत जो है वो कितनी स्टेबल होगी, उसकी कितनी स्टेबिलिटी होगी। क्या सारी सियासी जमातें मिल के एक मजबूत मुल्क जो है हुकूमत दे सकेंगी, ये भी अदालत के पेश नज़र है। जिस तरह से आज अदालत ने कहा कि जी डॉलर की कीमत 190 पहुंच गई है, और एक आम शहरी के तौर पर कहता हूं कि मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट और डॉलर की कीमत गिर रही है, कमज़ोर नहीं मजबूत हुकूमत चाहिए। तो अदालत ये भी देख रही कि इसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी क्या वो इस क्राइसिस को हल कर लेगी, क्या वो इस क्राइसिस से आगे निकल जाएगी। तो समझ साहब ये सारी चीजें जो अदालत के पेशे नजर हैं, और इन्हीं को पेशे नजर रख के उसने फैसला देना है। अमीर अब्बास ने भी ज्वाइन किया। अमीर, जो सुओ मोटो है उसमें भी तो अवामी मफाद होता है, तो फिर इससे क्यों इतना ज्यादा तनकीद शुरू हो जाती है? अभी तो फैसला नहीं आया, सिर्फ रिमार्क्स पर ही शुरू हो जाता है कि कहीं फैसला हमारे खिलाफ तो नहीं आ रहा, तो अभी से पता नहीं हम कोई दबाव डालकर कोई फैसला चेंज करवा देंगे। जो ही फैसला महफूज हुआ उसके बाद से आप देखें कोई बयानात मुख्तलिफ तरह से आ रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा फैसला चाहिए, हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसा फैसला चाहिए। देखिए उसामा साहब, हम चूँकि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है और हमें मौका मिलता रहता है सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे इस नौयत के जो केसेस आते हैं, जैसे पैनमा का स्कैंडल था, इमरान खान साहब की एहलियत का केस था, जहांगीर तरीन साहब का स्कैंडल था, फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत का केस था। तो ये जो गुज़श्ता चंद सालों में बड़े बड़े अहम पॉलिटिकल नौयत के केसेस आए, फिर अताउल्लाह कासमी का, परवेज़ रशीद का केस, फिर साकिब निसार साहब के ज़माने में तो अदालत आए रोज़ पॉलिटिकल पब्लिक नेचर के केसेस को, ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन को उठाती थी। तो जो लोग वाकिफ़ नहीं है अदालतों की कार्रवाई से, सुप्रीम कोर्ट या बिलखुसूस हाई कोर्ट से, तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो अदालत में जब ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं या अदालत जब सवाल करती है, वकील जब अपने दलाइल दे रहा है, जरा हो रही है, उस पर अदालत सवाल करती है, फिर अदालत अपने रिमार्क्स देती है, ऑब्जर्वेशन देती है, तो उनकी क्या हैसियत है, और फैसला जब आता है तो उसकी क्या हैसियत है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद जो ऑब्जर्वेशन है वही फ़ैसला है, रिमार्क्स जो है वही फ़ैसला है, और ऑब्जर्वेशन से लोग कहते हैं कि जी बस ये अब जज ने कहा है तो इसका मतलब है जज की जो है ना वो सोच ये है, या जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं तो इसका मतलब है कि जज अब ये फैसला देगा। तो ये ऐसा नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं 20-20 साल से ये अदालतों में बतौर जज, लेकिन अमीर फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो लीगल एक बहुत बड़ी टीम है, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर भी हैं, वो भी तो बताते होंगे। अब वो कह रहे हैं जी हमें नहीं चाहिए सालसी, हमें इज्तिहाद नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकती और इस तरह का फैसला नहीं दे सकती, सिर्फ वो ये दे दे कि जनाब असम्बली बहाल कर दे। तो क्या ये कहना एक लीडर का दुरुस्त है? देखिए उसामा, वो तो हम अब कल से ये बात कर रहे थे कि फैसला जिसके खिलाफ आएगा वो फैसले को नहीं मानेगा, दिल से नहीं मानेगा, कम अज़ कम बज़ाहिरन वो शायद हो सकता है को प्रटेंड करे या किसी तरह से को बैन गुफ्तगू करे, लेकिन फैसला नहीं मानेगा। मौलाना साहब ने भी कुछ देर पहले एक ट्वीट की है, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भाई फैसला हमारे हक में आएगा, एक तरह से तो हम मानेंगे, हमारे हक में फैसला ना आया तो फिर हम इसको नहीं मानेंगे। उसके मानी तकरीबन यही निकल रहे हैं उसके। तो ये होगा अगर फैसला ऑपोजिशन के खिलाफ आया तो उसामा आप देखेंगे कि ऑपोजिशन जो है वो वही कुछ करेगी जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे किया था। अच्छा, पीटीआई के हक पर अमीर बास बड़ा फैसला आया नहीं है। अमीर बास देखेंगे मसला ये है, अमीर बास साहब मसला ये है कि अदालत के जो रिमार्क्स हैं उससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो रूलिंग है वो गलत है। अब मसला ये कि अदालत आगे किस तरह से चलना है उसका रास्ता ढूंढ रही है। अब अगर देखा जाए आईन और कानून के मुताबिक अगर रूलिंग गलत है तो फिर अदम एतमाद पे वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा। और अगर अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं होती तो फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? अच्छा,
अच्छा, हमें फैसल अजीज़ खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, नज़ीर लगारी साहब ने भी मैं दोनों को वेलकम करता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक खबर आपने दी थी और उस वक्त मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि ये कैसे हो सकता है। मैंने इस पर मतलब थोड़ा एतराज़ कह लें या इस पर मैंने आपके जो कमेंट्स या ख़बर थी, मैंने उस पर सवाल उठा दिया था कि ये कैसे कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, या ये कैसे कह देंगे कि जी रूलिंग जो है वो गलत थी। आज वो हुआ, अटॉर्नी जनरल ने यानी कहा कि मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूंगा कि रूलिंग गलत थी। ये किस तरह से मुमकिन है कि अटॉर्नी जनरल जो है उनका क्या काम, क्या वो समझ रहे थे कि जी डिप्टी स्पीकर के वकील अलग हैं, लिहाजा मैं बात कर सकता हूं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब इलेक्शन में जाना जो है वो हल है, वो उस तरफ तवज्जो देते रहे, रूलिंग की तरफ नहीं आए। देखिए सबसे अहम इस मामले में रूलिंग को अहमियत हासिल है, जो कि उसका ओरिजिन देखना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है। जो अभी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के बयानात भी आ रहे हैं, वो किस करब में मुब्तला हैं, वो किस जगह पे उनको ला खड़ा किया है इस हुकूमत ने कि एक तरफ आर्टिकल 5 की अनाउंसमेंट करवा दी जाती है रूलिंग के ज़रिए से, डिप्टी स्पीकर के ज़रिए से, और फिर आपको ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान को आगे चलाने में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत किरदार अदा किया। कोई ऐसा गैर मुहिब वतन नहीं है, कोई ऐसा इनमें वतन दुश्मन नहीं है, कभी किसी की पॉलिसियाँ ऐसी नहीं रही हैं जो किसी मुल्क की हजीमत का बायस हों। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें, मैं और आप अगर अपने आप को देख लें कि हमें कोई शख्स वैसे ही कह दे कि ये गद्दार हैं मुल्क के, और वो उसको कहा जाए कि ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये लास्ट स्टैंप लग गई है, मुर्तज़ा और उसामा गाजी गद्दार हैं, क्या हालत होगी आपकी और आपके ख़ानदान की, या आपके चाहने वालों की, या मेरे ख़ानदान की, मेरे चाहने वालों की। बात सिंपल इज़ डैट कि ये रोलिंग गैर आइनी है, इसको ख़त्म होगा, ये करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर जाहिर है कि एक हरकत होती है कि आप एक कॉज है कि एक कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, वो रोलिंग कॉज ऑफ एक्शन थी, उसको ख़त्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद को, और जब तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हुई तो वज़ीर आज़म के ऊपर वो स्टिग्मा ख़त्म हो गया जिसके तहत वो एडवाइस नहीं दे सकते थे सदर पाकिस्तान को। स्टिग्मा ख़त्म हुआ क्योंकि अदम एतमाद जिस लीडर ऑफ हाउस के ऊपर हो वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दे सकता। जब स्पीकर ने स्टिग्मा ख़त्म किया, उन्होंने उसी वक्त एडवाइस दे दी असम्बली तोड़ने की, और 2 मिनट बाद असम्बली टूट गई। तो ये सारी चीज़ें एक जगह के ऊपर मुर्तकज़ हैं, वो है रोलिंग। रोलिंग अगर ख़त्म की जाती है तो अल्टीमेटली सारा प्रोसेस अब वहाँ पे आके रुक जाएगा जहाँ से ये रूलिंग दी गई थी। तो वो कौन सा प्रोसेस था, वहाँ पे वोटिंग होनी थी, अगर बिल्कुल सही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। गुलाम साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जी लोग उतने पूरे नहीं थे, ये भी इस तरह के आर्गूमेंट्स आए हैं कि मामला फिर शुरू से ना शुरू हो जाए, वहां से हुआ तो फिर एक और हम क्राइसिस में चले जाएंगे। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या शुरू फैसला महफूज कर लिया जाए? जी अब मैं समझ गया आपकी बात कि बिल्कुल सिर्फ वोटिंग से शुरू किया जाए। अब नज़ीर लगारी साहब, मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से जितने भी या इस लोग पेश हुए तहरीक इंसाफ की तरफ से, स्पीकर की तरफ, वो ज़्यादातर ख़ास तौर पे मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि जी इस तरफ अगर जाएंगे तो फिर मिसाल के तौर पे जजेस में झगड़ा हुआ तो क्या फिर पार्लियामेंट बीच में आ जाए। तो उनके आर्गूमेंट्स ये थे कि इस पर किसी भी सूरत में अदालत नहीं जा सकती। अब एक आर्गूमेंट ये है हुकूमत की तरफ से, या इमरान खान साहब कह लें, उनकी तरफ से आ रहा है कि जी जो भी फैसला हम कबूल कर लेंगे। मौलाना साहब एक और चीज़ कह रहे हैं, क्या हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि पहले ही सोचने लग जाएं कि अच्छा फैसला ऐसा नहीं, ऐसा आना, क्या ये अदालतों पर दबाव डालना नहीं है आपकी नज़र में? पहली बात तो ये है कि अदालतों ने जो भी काम करना है उसका दायरा कार आइन तय करता है, और आइन साज जो है वो पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट एक ऐसा फजूल इदारा है कि जिसके बारे में जो भी जिस तरह की बात चाहे करता रहे। तो पार्लियामेंट इंतहाई मोहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम और मुल्क का सुप्रीम इदारा है, और उसने एक आइन तश्कील दिया जिसके नतीजे में एग्जीक्यूटिव ब्रांच वजूद में आई और अदलिया वजूद में आई। अदलिया आज खुद कुछ नहीं है, उसका जो भी दायरा कार है वो आइन तय करता है। आइन को अगर एब्रोगेट करते हैं या आइन के खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर आइन प्रोटेस्ट करेगा, आइन अपने नफाज का इसरार करेगा। अगर आप कोई शख्स कहता है कि आर्टिकल 5 का वायलेशन हुआ है, तो आर्टिकल 5 का वायलेशन जो है
वो सामने वाले शख्स को, एक को, दो को, 100 को, 200 को, जो भी उसके मुखातिब हैं, वो उनको आपने गद्दार करार दे दिया। और ना सिर्फ गद्दार करार दे दिया बल्कि सजा भी दे दी। सजा ये दी है कि आपने पार्लियामेंट को तोड़ दिया, पार्लियामेंट के उस हाउस को तोड़ दिया है जिसके सामने एक ऐसा मसला दरपेश था जिसको आप किसी सूरत में पूरा हुए बगैर ना तो तोड़ सकते थे, ना एडजर्न कर सकते थे, कुछ भी नहीं करते। वज़ीर आज़म अगर असम्बली वैसी होती तो 8 तारीख को जब तहरीक दम जमात लाई गई तो उस वक्त तोड़ देते, वो नहीं तोड़ सकते थे। फिर जब इजलास हुआ फिर तोड़ देते, 25 तारीख को नहीं तोड़ सकते थे, ना तोड़ा उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया कि ये जो डिप्टी स्पीकर है वो कहे कि मैं करारदाद मुस्तरद करता हूँ क्योंकि ये गद्दार हैं, लिहाजा मैं करारदाद मुस्तरद करता हूँ। पहले तो आपको वो जो है गद्दार साबित करना होगा। उस तरफ कोर्ट नहीं गई, कोर्ट ने रूलिंग की तरफ गई है। अच्छा। और जो अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाक को, ना आरिफ अलवी को, ना इमरान खान को, ना असद कैसर को, ना काबीना के किसी रुकन को, ना डिप्टी स्पीकर को, किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने वफाक की रिप्रेजेंटेशन करते हुए कहा कि मैं इस रोलिंग को, जी बोलें। जी जी जी, मैं आप जुमला पूरा करने लगा रही साहब। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि रूलिंग जो थी वो गैर आईनी थी, बात जो नज़र में नहीं बल्कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये जो है वो गैर आईनी थी। जो गैर आईनी थी अगर ये ख़त्म होती है, मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आता है, अगर ये ख़त्म होती है तो सिचुएशन वहाँ चली जाएगी जहाँ से ये मामला उठा था, वो वापस हाउस बैठेगा, वापस वो जो प्रोसेस रोक दिया गया था वो प्रोसेस दोबारा होगा, वहीं से शुरू होगा। फैसल अजीज साहब से बिल्कुल ठीक है। फैसल अजीज खान साहब, अब ये मामला आर्टिकल 5 का आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो उस तरफ गई ही नहीं, और शायद अगर जाती तो फिर तो हम देखते पता नहीं कितनी लंबी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं कि अच्छा क्या था वो, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन किससे मिला, क्या हुआ। अब ये ज़ाहिर है गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए, लेकिन आगे तो मामला इससे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, इमरान खान सब तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अगर कोई गैर मुल्की ताकत ने इन्फ्लुएंस किया है, गद्दारी ना सही, मिसाल के तौर पर हम ये बात कर लेते हैं सऊदी अरब गारंटर बना मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से निकालने में। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, बड़ी उसकी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। क्या एक मुल्क का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, 10 साल आप उसके बाद चले जाएं, आप पर जुर्म था, साबित हुआ नहीं हुआ, यानी यहाँ से अदालतें ही माइनस कर दी गई, और उसके बाद बेशक उनको गलत यहाँ पर था, सजा थी, लेकिन क्या ये बैनुल-अक़वामी इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रहा हूँ, गैर मुल्की इन्फ्लुएंस, तो ये हमारा हिस्सा रहा है। अगर कोई गैर मुल्क ये कहता है कि नहीं ये बंदा हमारा फेवरेट है, इसको आपने सपोर्ट करना है, अगर आप नहीं करते तो फिर हम आपके साथ और तरह चलेंगे, अगर आप चलते हैं तो और तरह से मामला होंगे, इसमें गद्दारी के सर्टिफिकेट की बात नहीं है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? उसामा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट निकाला है आपने, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो वैसे गुफ्तगू कुछ और करना चाह रहा हूँ कि आप फर्ज करें कि अंडू हो गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां थे वहीं आके खड़े हो जाएं, रूलिंग गैर आईनी थी, अब दोबारा जाएं वहीं खड़े हो जाएं। फौरी तौर पर फैसला आने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान अपनी काबीना समेत बहाल हो जाएंगे। उनके पास फिर वक्त होगा अपने फैसले करने का, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे अपनी काबीना के साथ, और जितनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जितनी गद्दारी के सर्टिफिकेट के इल्जामात हो गए हैं, जितने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा हम ये कर देंगे, और ये सब कुछ जो कुछ सियासतदानों ने कह दिया है, आपके ख्याल में वजीर आजम दोबारा अपनी पावर में आने के बाद क्या स्टेप लेगा? वो इस बहरान से तो निकल जाएगा, ठीक है जी आपने कह दिया, फौरन तो नहीं हो रही ना वोटिंग, 2, 4, 8, 10, 20 घंटे मिलेंगे वजीर आजम को। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त क्या करेंगे? इस पहलू पर अगर थोड़ी देर सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान क्या 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 नहीं कर सकते आईनी तौर पर अपने लोगों के साथ बैठकर। इस पर हम जरा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो आपने बात उठाई, सवाल उठाया, वो बहुत ही जबरदस्त है। किस तरह एक मुल्क, एक हमारा दोस्त मुस्लिम मुल्क आके इन्फ्लुएंस करता है और एक ऐसे आदमी को निकाल के ले आता है जिसको सजा मिली हुई थी और एग्रीमेंट कर लेता है। इन्फ्लुएंस है बिल्कुल। वो केस अगर अदालत में लाए गए होते, वो केस होता तो आज वो हमारे काम आ रहा होता किसी ना किसी हवाले से, किसी न किसी रेफरेंस से। लेकिन वो गद्दारी या दोस्ती, एक ऐसे आदमी को यहाँ से एग्रीमेंट के तहत ले गए,
तो वो एक जाहिर है डिस्कशन के काबिल है। लेकिन अगर हम गुफ्तगू इस वक्त ये करें ना उसामा कि अगर वजीर आजम आ गए दोबारा इमरान खान अपनी काबीना के साथ, वो आपके ख्याल में अभी 7:30, 8, 9 बजे बहाल होते हैं, तो वो क्या क्या करेंगे कल जब तक ये लगेगी असम्बली, वो क्या क्या करेगा? उसको रोकेंगे आप? वो आईनी कौन कौन से ऑप्शन के ऊपर जाएंगे इमरान खान? वो किस चीज को छोड़ेंगे? वो जिस सतह के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं या जिस सतह पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, वो ठीक है, अंडू होने के बाद वजीर आजम दोबारा, वो काबीना के अरकान दोबारा, वो सारा माहौल दोबारा, उस माहौल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं वजीर आजम के पास ये इक़दाम करने के हवाले से और इक़दाम करने के हवाले से? कैसे रोक सकते हैं एक ऐसे वजीर आजम को जिसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा बहाल कर रही है? कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त पॉइंट है आपका, क्योंकि हाँ, एक तो ये है कि वो असेंबली तो तहलील नहीं कर सकते, तो नहीं है वज़ीर आज़म नहीं होंगे, कहते हैं कि मेरे पास कार्ड है। उसामा गाजी साहब, अच्छा उसामा साहब, बात ये है कि वो वज़ीर आज़म ही होंगे, किंग कॉन्ग नहीं बन जाएंगे। दूसरी बात ये है कि 4 साल में उन्होंने क्या उखाड़ लिया है जो अभी नहीं, वो जो उखाड़ लिया है बहुत ही बेवकूफ वाली बात है। क्या उखाड़ लिया? किंग कॉन्ग बन गया है। आईनी तौर पर एक वजीर आजम के पास जो इख्तियारात होंगे, उस वजीर आजमशिप के अंदर वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सारे इख्तियारात अभी भी हैं, से लेने की सारे इख्तियारात अभी भी हैं, सारे इख्तियारात अभी भी हैं, उसको इख्तियारात को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीवी उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, पीटीवी हर रोज उसी तरह चीजें दिखा रहा है, सारे इख्तियारात हैं। नहीं चले आप ज्यादा दे दें इख्तियारात, अब मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा दे दें पीटीवी। तो फैसल अजीज साहब, उन्होंने 3 अप्रैल की 3 अप्रैल दोपहर 11:30 बजे तक उन्होंने क्या कर लिया जो वो अब कर लेंगे? उस वक्त तक तो थे ना वो वज़ीर आज़म। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि जब इस दबाव, इस प्रेशर के बाद इंसान वापस आएगा, बड़ी क्लियर है, अपनी काबीना के साथ वापस आएगा। देखिए नहीं, मैं तो देखिए क्या कर लेगा, किंग कॉन्ग बन जाएगा, फैसल भाई, ये तो बहुत ही एबनॉर्मल किस्म की बातें है ना। इसको आईनी तौर पर अगर इसको हम संजीदा होकर डिस्कस करें तो क्या क्या ऑप्शन, क्या कर लेगा, क्या कर लिया, ये बहुत ही वजन तो है। आप उन्होंने तो एक सवाल उठाया है और बड़ा वैलिड सवाल है। मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं कॉल और ले लेंगे। एक सवाल आप किसी आईनी माहिर को लें, किसी ऐसी शख्सियत को लें बजाय इसके, और वो क्या इस सूरत हाल के अंदर ऑप्शंस हैं उसको जरा डिस्कस कर लें, क्योंकि जो शख्सियत है इमरान खान की, अच्छा वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। देखिए ना, इमरान खान मेरे पास और सबने कहा आईन की 2-4 वायलेशंस और कर लेंगे, बाबर साहब से भी 2-4 ठीक 2-4 वायलेशंस आईन की और कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि हम तो फिर यही फंसे रहेंगे ना। वो अपने, इसका मतलब है कि हाँ, अपने करीबी दोस्तों को बाहर भिजवा देंगे इस टाइम में, फिर इंटरप्रिटेशन ही करते रहेंगे। वो अपने दोस्तों को बाहर भिजवा देंगे। हर दफा अदालत में मामला जाएगा। एक सेकंड गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लें। बाबर साहब से भी सवाल ये है, बाबर साहब जो बात फैसल साहब ने कही है उसमें वजन ये है, चाहे हम इख्तिलाफ करें जी, गलत करेंगे, ये करेंगे, उनके पास इख्तियार नहीं, वो बात की बात होगी। उन्होंने एक लेटर का कहा, सबने मजाक उड़ाया कि झूठ है, गलत है, ये है, फिर कहा कि नहीं अच्छा ये लेटर तो है, ये असल में मुरासला है, फिर कहा कि इसमें कुछ नहीं है, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आ गया, नहीं ये तो कोई वर्डिक्ट थोड़ा है। यानी उसके बाद सारी सियासत उसके इर्द घूमी ना, सारा मामला आज तक जो यहाँ आया है वो वहीं से शुरू हुआ। तो ये नहीं आप कह सकते कि जी ये सारा कुछ जब वापस आएगा, इमरान खान साहब की काबीना वापस आएगी, सब हो जाएगा, तो इमरान खान साहब के हाथ बंधे होंगे। और जब से वो कह रहे हैं मेरे पास और कार्ड भी हैं, तो आप लाख कहते रहे, अब तक तो उन्होंने साबित किया है, ये बिल्कुल सही है कि आईनी बहरान पैदा कर दिया, कोई जी आईन तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मगर उन्होंने एक इर्ताश कह लें, एक मसला कह लें, अपना सियासी कार्ड कह लें, सरप्राइज, वो तो उन्होंने किया है। आप गंद डालना चाह रहे हैं, जितना मर्जी गंद डाल दें। मुझे एक बात बताएं कि एक लेटर था, 7 मार्च को लेटर आया, 27 मार्च को उसको लहरा रहे हैं, उससे अगले दिन वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, उसके बाद अदम इत्मीनान को रोकने के लिए उस खत को इस्तेमाल किया जा रहा है। मसला तो बिल्कुल क्लियर है कि वो खत सिर्फ इसलिए लाया गया कि आपने अदम इत्मीनान की तहरीक नाकाम बनानी थी। आप मेजोरिटी खो चुके हैं, आपके पास हाउस में मेजोरिटी नहीं है, आपके धादी आपके चले गए हैं। और पार्लियामेंट आइन के अंदर तरमीम या तब्दीली करने की मजाज है, वो गलत करे सही करे, उसका फैसला अदालतें करेंगी, अवाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी रियासत का मातहत इदारा हो, वो पार्लियामान के फैसलों के सामने या पार्लियामान के किए हुए उठाए गए फैसलों के सामने वो हिल नहीं सकता। उसका काम है उनकी ताबेदारी करे। ये अच्छा, अभी भी अक्टूबर में कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाएंगे, अक्टूबर का मतलब है 7 महीने भी पड़े, 8 महीने, वो 90 दिन तो 3 महीने की बात है। वो ना 4 महीने ना मांग रहे, ना 5, वो 7-8 महीने मांग रहे हैं। ये किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो चीफ साहब को ये इस केस को रखना चाहिए साइड पे। पहले तो जरा इलेक्शन कमीशन का आज 100 मॉडल लेना,
कि ये क्या इस मुल्क में माफिया बदमाश बन के सरप्राइजेस सिर्फ इमरान खान साहब के पास नहीं है, बाकियों के पास भी सरप्राइजेस है। ये भी एक सरप्राइज है कि 7 महीने से पहले अच्छा इलेक्शन नहीं हो सकते। कहीं ये चीज जरूर नजर आ रही है, ये चीज जरूर नजर आ रही है गुलाम रज़ा साहब कि जो इस वक्त मुल्क में हालात हो गए हैं या पैदा कर दिए गए हैं, ये तो नहीं हो सकता कि इसका असर ही ना हो। और अब सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव डालने की कोशिश कि नहीं फैसला इसी तरह से आना चाहिए, अगर रूलिंग गलत है तो फिर ये चीज़ हो। क्या हम मान नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर दे वो सारे माने, तभी हम इससे निकल सकते हैं? अपने अपने खदशात क्यों थोपना चाह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर? गुलाम रज़ा साहब सर जल्दी से, फिर मैंने फैसल साहब की तरफ जाना। जी, अभी जो खदशात की आपने बात की है, इस वक्त जिस नहज पे तमाम सियासी पार्टियाँ पहुँची हुई हैं, पहले इस माहौल को कम से कम 2-3 महीने चाहिए हैं नॉर्मलाइज होने के लिए, तब जाके आप इंतखाबात की जानिब जाएंगे। और अगर आप उससे पहले तो ये नजरिया ज़रूरत है गुलाम रज़ा साहब, ये खून खराबे अगर आवाम को मरवाना चाहते हैं, इन जो आपके पार्टी रहनुमा हैं, इनके तो किसी बच्चे को नहीं किसी ने मारना, ना इनको किसी ने मारना, हमारे आपके बच्चों ने एक दूसरे के सर खोल देने हैं, जो हालत बनी हुई है। लगारी साहब, आपने पाकिस्तान की तारीख़ को देखा है, पढ़ा है, समझा है। जो इस वक्त हालात हैं, वाकई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई हो चुका है। अगरचे हमने 90 की दहाई में भी देखा, बड़े अजीब व गरीब हालात देखे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने देखी, बड़े अजीब हालात। लेकिन इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है, क्या इसको बिल्कुल ही भूल जाया जाए? जिस तरह अभी बड़ा अच्छा पॉइंट गुलाम रज़ा साहब ने रेज़ किया कि ये हालात ऐसे हैं कि कुछ ठंडा करना चाहिए पहले 3-4 महीने माहौल को। बिलावल साहब भी कह रहे थे कि कुछ हमने तब्दीलियाँ लेकर आनी है, कुछ तरामीम करनी है और उसके बाद फिर इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर ये चीज़ को अगर देखना है तो फिर तो मुल्क में जो माहौल है, इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स की तरफ खुदा न खास्ता जाती नज़र आ रही है, ऐसे हालात हैं, क्या इनको बिल्कुल भूल जाया जाए? सिर्फ हम इलेक्शन की तरफ जाएँ और मत देखें कि जनाब मुल्क की मीशत किस तरफ जा रही है या किस तरह से तबाही हो रही है या सियासत में क्या अदम इस्तेहकाम है, इसको छोड़ दें। बस हमने जो सोच लिया है या जिस तरह से भी है, जो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास जितना गया है, बस उसको देखकर और फैसला सुना दे, हालात को ना देखें। देखें, एक चीज़, इतने बड़े माहिर लोग बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे आप लोग, एक बात जो कही जा रही है पहले उसको समझ लें, हम समझ लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कहा गया कि जब इमरान खान आएंगे, चाहे 6 घंटे के लिए आएँ, तो वो ये उखाड़ बछाड़ करेंगे। ये अमीर अब्बास बैठे हुए हैं, फैसल साहब बैठे हुए हैं, एक बात को सुन लें, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, एक बात सुन लें, ये हो ही नहीं सकता है कि वो 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बने। ये उस वक्त असम्बली में जाएंगे, उस वक्त शुरू होगा उनका मीटर, फिर वो जो वोटिंग होगी, वोटिंग का जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक जाकर हालात आगे होंगे। ये नहीं है कि वो कहा जाए कि जनाब इनको ये वज़ीर आज़म है और वहाँ जाकर 8-10 घंटे के बाद फिर जाएँ ऐवान में। ऐवान में ऐसा नहीं होगा, वो नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर इन क्वेश्चन इस वक्त जो है वो आइनी तौर पर, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, तो इस वक्त इमरान खान की हैसियत इक़्तिदार पर गसब करने वाले की है। जो याह्या खान को अस्मा जिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में गासिब करार दिया था, तो इस वक्त उनकी हैसियत ये है। इसको सुप्रीम कोर्ट खुद देखिएगा, आप खुद देखिएगा कि इन दिनों के लिए वो अलग आर्डर होगा उसके अंदर कि क्या करेंगे इन दिनों का, जो उस दिन के 3 से लेकर आज जो है इस तारीख तक क्या पोजीशन है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अलग से कोई ना कोई वजाहत करनी पड़ेगी। तो अगर वो कहते हैं कि वापस जाएं असेंबली में और रूलिंग गलत थी, तो फिर मामला वहां से शुरू होगा जहां पर रोका गया था, उसी जगह से। अब उसमें फवाद चौधरी नहीं उठेंगे, उस वक्त जो भी स्पीकर बैठे होंगे वो ये कहेंगे कि जनाब अब आप वोटिंग में हिस्सा लें और अपना अपना वोटिंग कराएं। ना उससे पहले उनकी हुकूमत बहाल होगी, ना वो कुछ होगा, वापस उसी पोजीशन में आएंगे जिस तारीख को वो 3 तारीख को पोजीशन में थे। तो जी लगारी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उस तारीख में काबीना थी, उस तारीख में वुज़रा उस वक्त मौजूद थे और बतौर वफ़ाक़ी वज़ीर-ए-आज़म तो नशरियात थी फवाद चौधरी, वो उस वक्त थे, बिल्कुल ठीक है। काबीना के सरबराह के प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां नहीं तहरीर कर सकता, काबीना के बिल्कुल, और असेंबलियां नहीं तहरीर की जा सकती थी, एतमाद मौजूद थी, वो अब भी मौजूद है। अगर असेंबली बहाल हो, लेकिन बाकी
हाँ जी, बाकी तो उनके पास वही आ जाएंगे इख्तियारात जो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं, सिवाय इसके कि वो असम्बलिया तहलील नहीं कर सकते। अच्छा, फैसल अजीज खान साहब, जो आपने बात कही 3 तारीख को, मेरी बात को समझने की आप वो नहीं कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख की पोजीशन होगी, 3 तारीख की पोजीशन पर वापस जाना होगा जब वोटिंग होने वाली थी। ठीक है लगारी साहब, बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, आपकी बिल्कुल जो राय है वो हम सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है मोतबर होगी। लेकिन बहरहाल फैसल साहब से भी मैं पूछूंगा, मगर अभी हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं आप और फैसल साहब चाहते हैं कि 25 जुलाई 2018 वाली सिचुएशन मिल जाए इमरान खान को, फिर से 3.5 साल मिल जाए। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो देखिए मुझे बताएं, उन्होंने गवर्नर लगाए पंजाब में। मैं ज़रा ये मनाजिर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं उनके हवाले से बता दूं कि ज़ाहिर है लोग हमें देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि ये कमरा अदालत के बाहर ये हाथापाई हुई है वकला के दरमियान और पुलिस एहलकारों के दरमियान। पुलिस एहलकार कहते हैं जी गैर मुतल्लका अफराद को हमने नहीं जाने देना, और ज़ाहिर है कि वकला की कोशिश थी कि वो भी अंदर जाएँ, और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हाथापाई हुई है। कुछ इसी तरह के मनाजिर हमने बाहर भी देखे, प्रेमिसेस के बाहर, कि जहाँ पर फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनकी किसी दूसरे वकील के साथ तल्ख कलामी हुई, वो कोई फवाद चौधरी के खिलाफ को बातें कर रहे थे। तो ये मनाजिर जिनका गुलाम मुर्तज़ा ने भी जिक्र किया, ये बड़े ख़तरनाक हैं कि ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो तबका है जो आइन और कानून को सबसे ज़्यादा समझता है, वहाँ पर ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अपनी सोसाइटी में किस तरह के आ सकते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जा चुका है। इसीलिए ये भी कहा जाता है जी इलेक्शन हो जाएँ तो शायद ये जो भी होना है कोई इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सके। फैसल अजीज खान साहब, लगारी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, और मैं तो सारा मेरा जनाब अगर कहें कि किसी को कितने परसेंटेज देनी है वेटेज, तो मैं तो 90% लगारी साहब को दे दूंगा। लेकिन बहरहाल बाकी पैनल भी मेरे लिए बड़ा मोहतरम है, सबकी राय का बड़ा एहतराम है। लेकिन पंजाब में गवर्नर की तब्दीली कर दी, और ये अदम एतमाद की तहरीक के दौरान, यानी उस पर वोटिंग का अलग मामला है, वो जब हुआ तो इसका मतलब है कि इख्तियारात तो वज़ीर-ए-आज़म के पास थे, वो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि गवर्नर जनाब ऐन वक्त पर तब्दील किया गया और उसी वक्त नया गवर्नर चौधरी सरवर को हटा के उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर लगा दिया गया। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मेरे पास अभी ये तो पहला कार्ड था, और वो कह रहे थे कौम इंजॉय करेगी, उसके बाद वो कहते हैं अभी मेरे पास और बहुत से कार्ड हैं, पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि जब उन्होंने बोला तो उसके बाद सारा पूरा मुल्क वही हम देख रहे हैं कि उसी तरफ हुआ। उसमें आप इमरान खान के खिलाफ लाख बातें करते रहे, लेकिन सियासत भी उस तरफ गई, वो आप उसको आईनी सियासी समाजी बहरान कह लें, वो हुआ है। तो अब जो भी कह लें हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अब ये गवर्नर राज का कार्ड हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अभी उनके पास है, गवर्नर्स उनके लगाए हुए हैं। पहले उनको कहा गया, शेख साहब कहते रही मैं तो कह रहा हूं इमरजेंसी लगा दो, मैं तो कह रहा हूं गवर्नर राज लगा दो, इमरान खान साहब ने नहीं लगाया, पता नहीं क्या हो जाए फिर। फैसल साहब देखिए, सबसे पहले तो अमीर अब्बास साहब के पे जो उन्होंने लुकवा दिया उसका जवाब दे दूं कि मैं और कोई भी मेरा साथी, कोई भी आप सब लोग बहुत काबिल एहतराम है, आप सब लोगों की अपना तजर्बा है, अपनी तालीम है, प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपका नुक्ते नज़र का एहतराम है। लेकिन किसी तौर पर भी मेरी या किसी भी साथी की, मुझे शुबा इस बात पर नहीं है कि आप भी किसी को आप ऐसे सपोर्ट कर रहे होंगे, आप भी अपने हक़ाइक़ और अपनी तालीम और अपने प्रोफेशन के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं या दलाइल दे रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि 2018 में इमरान खान को ले जाके खड़ा कर दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। सवालात जहन में उठते हैं और उसके जवाबात हमें ढूंढने होते हैं, और हम वो ढूंढ रहे हैं कि जब ये उसामा साहब ने बात कही वज़ीर आज़म बनेंगे, लगारी साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बहुत ही काबिल एहतराम है, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं इनसे उस स्पेस में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। गुजारिश ये है कि जब असम्बली के अंदर ये वाक़या हुआ, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में बताएगी आइन शिकनी है या नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट बताएगी, मैं अपने अंदाजे नहीं टोकता या मैं उस चीज़ पर नहीं जाता। अब जब वो बताएगी तो उस वक्त की जो सूरत हाल है, उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड चला था इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सिफारिश की है सदर मुमलिकत से और मैंने ये बातें कही हैं। ठीक है, वो उसके बाद की रूलिंग है। खैर अभी देख लेंगे क्या होगा, और ज़ाहिर फैसले के अंदर ये बात रखी भी जाएगी, तब भी वज़ीर आज़म के पास वो इख्तियारात, वो चीज़ होंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते एक अलग मामला है। जो मामला अभी भी इमरान खान एज अ सियासतदान चल रहे हैं या एज अ लीडर चल रहे हैं, जिस अप्रोच पे वो चल रहे हैं, इस टेम्परेचर में उस अप्रोच को कैलकुलेट अगर करेंगे तो कितनी गलतियां या कितने सही फैसले वो कर चुके हैं जो उन्होंने पंजाब के अंदर अब तक किया है। इस्तीफ़ा ले लिया, एक बंदा नामजद कर दिया, अपनी पार्टी तोड़ ली, अपने करीबी दोस्तों ने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद का सिनेरियो कहाँ तक पहुँचा, आज क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर। इसमें अक्सरियत क्या सारे के सारे फैसले इमरान खान के हैं, और उस वक्त के फैसले जबकि वो पावर में नहीं है।
मतलब उनकी कैबिनेट नहीं है वो पावर। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होना बाकी हैं, क्योंकि जिस लेवल पर इमरान खान चले गए हैं, जिस जगह पे उन्होंने जाके गद्दार, सब पाकिस्तान में सबसे खतरनाक किस्म का जो है ना वो जजमेंटल ये अथॉरिटेरियन जुमला है, किसी को ये करार देना कि तुम गद्दार हो, उस बंदे को वहां से निकालने के लिए यहाँ तो लीडरों को कह दिया, पार्टी को कह दिया है यहां से निकालने के लिए। और इमरान खान जिस जगह पे खड़े हैं उन्हें मालूम है कि अगर मैं इससे वोटिंग से यूं बाहर गया तो मेरा होना क्या है, मेरी पार्टी का क्या होना है। तो ये वो वाली सूरत हाल नहीं है डायलॉग की है। हमारी ये डायलॉग की सूरत हाल तो वैसे भी हुकूमत और अपोजिशन में नहीं है, तो डायलॉग तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारी ये तो एक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। उन एक्शंस की वजह से, महंगाई की वजह से, तो मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, अभी इमरान खान साहब के पास काफी कार्ड हैं और वो कार्ड सही इस्तेमाल करते हैं अपने लिए या गलत इस्तेमाल करते हैं, देखना होगा। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है, अमीर अब्बास, हमजा शहबाज साहब ने अपने आप को वज़ीर आला डिक्लेयर करवा दिया, अब उन्होंने होटल में जाकर अपनी मेजॉरिटी दिखा दी। अब वो भी तो एक बहरान नजर आ रहा है कि क्या उनको मान लिया जाए। उसके बाद ये सुना कि उन्होंने इजलास भी बुला लिया है, उन्होंने कहा कि जी जो साबिक गवर्नर हैं वो हलफ भी लेंगे, चौधरी सरवर साहब, और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स का इजलास भी वो बुला रहे हैं। ये सीरियस बात हुई है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। और आप अंदाजा लगाएं कि फिर कहा जाता है जी इमरान खान साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वहां तो कोई नजर नहीं आ रही। सब चीज लाइव कवरेज की कल बाबर डोगर साहब ने, मैं इनसे भी पूछूंगा, लेकिन ये सब क्या मजाक हो रहा है। स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद, कौन इलेक्शन करवाएगा, कैसे को वज़ीर आला बनेगा, हमें तो बहरान वहां भी नजर आ रहा है। अमीर अब्बास यार, उसामा, बात यह है कि देखें, आप हमजा साहब जैसे तैसे भी फ्लैटिस होटल में वज़ीर आला बन गए, और कम से कम हलफ तो सही गवर्नर से उठवाने की बात करो ना। हलफ कह रहे हैं कि साबिक गवर्नर से उठवाएंगे जो गवर्नर ही नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई कि वे चौधरी सरवर से हलफ लेंगे? भाई वो तो गवर्नर ही नहीं है। आप वज़ीर आला है नहीं है, आप सेरेमोनियल वज़ीर आला, कम से कम हलफ तो सही गवर्नर से उठाने की बात करें। देखिए यहाँ पे मैं वो भी हाई कोर्ट चले जाएंगे कि गलत हटाया गया था चौधरी सरवर साहब को, अब भी वही गवर्नर है। वो तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ना कि आप हाई कोर्ट में जाएं। देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ मैं एक चीज, देखिए यहाँ मैं हिपोक्रेसी आपके सामने रखूंगा। अच्छा बात अमीर बात एक मुझे पॉइंट, एक पॉइंट मुझे उसामा, मैं यहाँ पे देखें, यानी वो ऑपोजिशन जिस ऑपोजिशन ने पिछले 5 दिन से तूफान खड़ा किया हुआ है पूरे मुल्क में, आसमान सर पे उठाया हुआ है, मुल्क जामिद किया हुआ है कि इमरान खान ने, कासिम सूरी ने और आरिफ अलवी ने आइन को पामाल किया। भाई क्या किया उसने? आइन को फाड़ कर तो नहीं फेंका ना कच्चा खा गया, चबा गया आइन को। आइन की एक क्लॉज को, आइन के एक आर्टिकल को वायलेट किया ना। वही ऑपोजिशन पंजाब के अंदर आइन के आर्टिकल 63A को वायलेट करके पीटीआई के एमपीएस को डिफेक्शन में लाके और उनसे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा रही है। इससे बड़ी कोई मुनाफकत हो सकती है? इधर तुमने खप डाली हुई है इस्लामाबाद में कि भाई स्पीकर ने आइन को वायलेट किया, कि उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसमें वोटिंग होनी थी, वोटिंग रिजेक्ट कर दी। नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो क्या 63A के तहत आप लोगों को डिफेक्ट करवा के ले जा सकते हैं? स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है आपको नहीं, वह आप आइन की खुद पामाल कर रहे हैं। आइन बात तो आप रूलिंग ना दें। नहीं सर, मैं अपना ओपिनियन तो दे सकता हूं ना। आप तो रूलिंग दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या आप गलत कह रहे हैं? देखिए क्या ये गलत है? क्यों आया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्यों हिस्सा बना? बात ये है कि अगर आपको आपकी पार्टी से इख्तिलाफ है तो फिर आइन में लिख देना चाहिए था कि जनाब आप रिजाइन करें और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। आइन ये नहीं कहता, आर्टिकल 63 ये कहता है, उसमें पूरा डिफेक्शन का एक तरीका कार दिया गया है कि जनाब अगर आप डिफेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ वोट डालते हैं तो पार्टी हेड आपको नोटिस करेगा, उसके बाद आपका जो एक डिक्लेरेशन जारी करेगा जो स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन फिर नोटिस करेगा, उसको सुनेगा और उसके बाद उस डिक्लेरेशन को या वैलिडेट करेगा या इनवैलिड करेगा। मसला ये कि पूरा प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर से गुजर के कोई डिस्क्वालीफाई होना चाहता है तो आपको क्या इसमें इतराज है? मैं तो पीटीआई की मैं मंतिक सुन के हैरान, डोगर साहब पहले रिजाइन करे। आइन में कहीं रिजाइन का नाम ही नहीं लिखा। ये जो आइन में डिफेक्शन क्लॉज डाली गई थी, ये क्यों डाली गई थी? इसका मकसद क्या था सर? तो सर मेरा सवाल ये है कि फिर ये लिख देते ना आइन के अंदर के जनाब जो फ्लोर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती, आप वोट डाल नहीं सकते। जो मकसद क्या था ये आइन में डाला क्यों गया? फ्लोर क्रॉसिंग को डिस्करेज करना था, फ्लोर क्रॉसिंग को डिस्करेज करना था।
लेकिन उसका एक तरीका डिस्करेज कर रहा है ताकि लोग पार्टियां ना बदलें, डिस्कशन हो रही है, सब ताकि बात कर सके। गुलाम मुर्तज़ा साहब, लेकिन सर वो डी सीट हो जाएगा ना, उसकी कॉस्ट भी तो रखनी है। सर स्पीकर जब उनका अपना आ जाएगा, कहाँ उसको डी सीट होने देगा? वो स्पीकर यहाँ कासिम सूरी साहब ने सबको सूली पर लटका दिया है। चलें चलें जी गुलाम मुर्तज़ा साहब। लॉ मेकर्स की इसमें लॉ मेकर्स की इंटेंशन यही थी, क्योंकि हमेशा किसी भी कानून साजी में इंटेंशंस देखी जाती है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। इनकी नीयत ये थी इसमें कि कोई भी शख्स गैर ज़रूरी तौर पे फ्लोर क्रॉस ना करे और उसके ऊपर एक तलवार लटक रही हो कि अगर वो कोई फ्लोर क्रॉस करता है इन 3 मैटर्स में, और क्योंकि अगर कलेक्टिव विजडम में किसी जगह के ऊपर कोई और काम अपोजिशन के साथ मिलके करता है तो वहाँ ये कतगन नहीं है। ओनली 3 जो सूरत हाल 3 साइड्स उसकी वो बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ कर सकता है, नहीं करता। अच्छा, इसमें ये भी है कि अभी तक ये तो पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर फैसला नहीं आया और वहाँ पे ये एम्फसाइज हुआ है ये कि वो वोट दे सकता है, वो उसके ख़िलाफ़ अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक की हियरिंग के दौरान हुई है, सामने आई है, वो है कि उसका वोट भी काउंट होगा। तीसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन वो उनका पार्टी हेड उनको डी सीट करने के लिए ख़त लिखेगा। अभी तक उसकी ना अहली की कहीं पे कोई चीज़ नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इन रूल्स में, लेकिन सर वो वाज़े उस पर भी कहीं नहीं है, भी कोई वाज़े अहकामात अभी तक नहीं आ सके ना सुप्रीम कोर्ट। अगर आ जाते लगारी साहब, उसको डी सीट करने के हवाले से बात है, उसको ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात है उसकी भी सामने नहीं आ सकी। लगारी साहब, अगर वो आ जाता रेफरेंस का कोई वाज़े तौर पर मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का, तो शायद आज हम यहाँ ना होते। ये कब तक होगा? 20 बंदे फुदक कर उधर, 20 बंदे फुदक कर इधर। यानी आज वो गए हैं वहाँ पर, सबको वाज़े नज़र आ रहा है कि इतना मेजॉरिटी नहीं थी नून लीग के पास, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोग तोड़कर, क्योंकि वहाँ तो कोई इत्तेहादी वाला नहीं था, कौमी असम्बली वाला, वो अपनी तरफ ले गए और अब वो हुक्म बना लेते हैं। यही लोग हफ्ते बाद इनको ख्याल आता है कि नहीं, अब ज़मीर दूसरी तरफ जागता है, अब कौमी मफाद दूसरी तरफ है और वो उधर आ जाते हैं। तो ये तो कोई भी हुकूमत मुल्क में चल ही नहीं सकती। लगारी साहब, मैं पहली बात तो यह है कि पार्टी डिफेक्शन इलेक्ट होने के बाद करने को मैं इंतहाई सख्त किस्म की बदअखलाकी समझता हूँ कि जो एक पार्टी से मुंतखब हो और फिर वो उस पार्टी के किसी भी मामले में डिफेक्ट करे, वो पार्टी के फैसले को वायलेट करे, वो पार्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी करे, उसके मंशूर की खिलाफ वर्जी करे, वह पार्टी लीडरशिप के साथ डिसिप्लिन में रहे, मैं उसको इंतहाई मैं कभी फेल समझता हूँ, बदतरीन फेल समझता हूँ और ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बट देखें, एक सीरीज़ आप जो वाक़यात की है कि कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें आर्टिकल 63A में ये दर्ज नहीं है कि जनाब वोट देने से पहले किसी को डी सीट किया जा सकता है। अगर आइन कहता है तो 1 सेकंड ना लगाएं, आप उनको डी सीट कर दें। आइन नहीं कहता है कि आप किसी को डी सीट करें किसी भी किस्म के वारदात से पहले। मेरा इंटेंशन हो कि मैं जो है आपकी शान में गुस्ताखी करूं, तो उसका फेल जब तक मैं सरजद नहीं होता तब तक मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। मैं फेल कोई सरजद होगा मुझसे, उसके बाद ही मतलब मुझ पर यानी बाकायदा केसेस बने हैं ना, इस रियासत से बगावत का मेरे ऊपर केस बना जी। लेकिन अगर कोई शख्स कत्ल करने जा रहा है तो जब तक कत्ल ना कर दे उसको ना रोके। नहीं, मैं आपको कहता हूँ जरूर रोकें। ये फौजदारी मुकदमा नहीं है, आइन में ये फौजदारी मुकदमा नहीं है, ये सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, ये फौजदारी मुकदमा नहीं है। वो फौजदारी में साजिश मुजरमाना, ख़यानत मुजरमाना और अनलॉफुल असेंबली इकट्ठे आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है ना, वो उसमें आता है। आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है भाई, सिविल राइट्स हैं मेरी जान, वो सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उसमें कत्लो गारत की बात नहीं है। वोट डाल सकता है उसकी सजा सिविल राइट्स में सिविल राइट्स में। अच्छा गुलाम साहब, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। लगारी साहब को बात मुकम्मल करें। नहीं, लगारी साहब को बात मुकम्मल करने, एक मिनट सुन लेना। गुलाम साहब का भी पॉइंट आ गया। लगारी साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर किसी ने ये ठीक बात ये है कि ये पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान का कोई मामला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो पार्टी हेड जो है उसको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए कार्रवाई कर सकता है। फिर भी इसमें मौजूद है
कि क्या वो इलेक्शन कमीशन को मुतमैन करता है कि मैंने क्यों की है। यानी अगर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो मुतमैन करे, फिर तो वो डिसीड नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो कहे कि जी मेरी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ को फैसला कर रही थी, मैंने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने वोट दिया उनके खिलाफ। तो इस तरह की बात भी हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो किसी पार्टी से मुंतखब होता है वो इंतहाई बदअखलाकी करता है जब वो उस पार्टी के खिलाफ वोट करता है, लेकिन आइन ये नहीं कहता है कि उससे पहले ही उसको डिसीट कर दिया जाए। इस तरह की बात आइन नहीं करता। अच्छा, मेरे सामने ये 63 है, फैसला अभी तक नहीं आ सका। मेरे सामने 63 है उसामा, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। जी अमीर सब फ्रूट चाट खा रहे हैं। जरूर जरूर। देखिए जो लगारी साहब फरमा रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए, यानी अगर कोई पार्टी से इख्तलाफ करता है पार्लियामेंट में तो वो काबिल गिरफ्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये राय हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो सरेदस्त हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकती है पाकिस्तान के आइन में, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सरेदस्त पाकिस्तान का आइन कह रहा है 63 शुरू यहां से होती है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। एक है लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्करेज कर रही है कि पढ़ने दें। जी मैं पूरी पढ़ देता हूं। वो कह रही थी, इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस resigns from membership of his political party or joins another parliamentary party or votes or abstains from voting in the house, यानी वोटिंग करे या वोटिंग ना करे, दोनों सूरतों में, contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs, यानी अपनी पार्टी के हुक्म के बरखिलाफ वोटिंग करे या वोटिंग ना करे। कहां पे? 4 चीजें। मुर्तजा साहब 3 कह रहे थे, ये मेरे ख्याल 4 है। इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, चले इसको आप एक ही कंसिडर कर लें। जो अभी ये हमजा साहब वाली बात हुई, अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो मामला कौमी असेंबली में चल रहा है। और तीसरी है अ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन 3 चीजों के ऊपर अगर वो करेगा, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party। आगे है उसका तरीकाकार। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले कत्ल की बात आ रही थी तो फौजदारी में जरा समझना आसान होता है, मैं भी उसी की मिसाल दे देता हूं। देखिए, एक बंदा किसी का कत्ल कर देता है, मकतूल की फैमिली कातिल के खिलाफ केस नहीं करती है, FIR ही नहीं करवाती है, कुछ नहीं होगा कातिल का, या FIR हो गई, बाद में मकतूल के फरीक या उसके अहले खाना कातिल को माफ कर देते हैं। रोज होता है अदालतों में। ये अभी हुआ ना, ये नाजिम जोखियों के, उसकी अहलिया ने कहा कि मैं सब केस वापस दे रही हूं, सब खत्म, माफी। तो कत्ल जो जुर्म सरजद हुआ है वो जुर्म तो हुआ ना, तो ये जो जुर्म है यानी डिफेक्शन, वो जुर्म सरजद हो गया। ये अलग बात है कि पार्टी लीडर जो है वो बाद में उस जुर्म की पैरवी करे या ना करे। हम पैरवी पे आके फंस गए हैं। जुर्म की बात करें भाई, जुर्म स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि डिफेक्शन एक जुर्म है। सर उसको डीसीट क्यों किया जा रहा है? उसको अगर उसामा साहब मैं बात करता हूं इनके हवाले से, जो अखलाकियात की अगर बात करें, आप नेकी का इरादा करें, नेकी आपके पल्ले में लिख दी जाएगी। आप बुराई का इरादा करें, बुराई की तरफ जाएं, आपका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। बुराई जब आप वो लकीर क्रॉस कर जाएंगे बुराई वाली, तब अल्लाह ताला की पकड़ लकीर क्रॉस हो नहीं रही, एमपीएस ने कर दिया, पीटीए ने एमपीएस छड़ के चले गए सर। अच्छा अमीर बात, मुझे एक बात बताएं, आप इनसे तो सबसे रिजाइन कह रहे हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए। अब पंजाब में चौधरी परेज लाई चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वहां पे तो वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऊपर मेजोरिटी खो चुके हैं, चले आप डिफेक्शन वालों को तो अलहदा कर लें, उनके अलाइज तो सारे अलहदा हो गए थे, वो रिजाइन करने को तैयार नहीं। उसके बाद वो हट गए, वो असेंबली खत्म हो गई, वो आईनी तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रिजाइन देने को तैयार कौन है? रिजाइन देने को तैयार कौन है जो आप उनसे रिजाइन तलब कर रहे हैं? डोगर साहब, पीटीआई तो आइन तो सर वो तो कौमी असेंबली में उनको भी आइन पामाल कर लेने थे। मुत्तफिक है कि वो गलत हुआ है? अब पंजाब में भी किसी लेटर का इंतजार है।